कल हम लोग बात कर रहे थे आपका 302 की और 303 की बात हुई थी। जब शुरुआत हुई थी इस चैप्टर की तब आपसे कहा गया था कि 302 से लेकर के और 305 तक एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जो जनरल रूल 301 में रखा गया। और उन एक्सेप्शंस को रखने की जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि ये ध्यान में था कि आगे इस प्रकार के उपबंधों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये कह दोगे कि व्यापार वाणिज्य और समागम आबाद रहेगा तो सिर्फ इतना कहने से कोई काम नहीं चलने वाला। लोग इतने बेहतर नहीं हैं कि वो अपनी इच्छा से ऐसे सारे काम करते रहे जिससे कोई काम आबाद गति से चलता रहे। इतने ही बेहतर लोग हो जाएं तब तो दुनिया स्वर्ग बन जाए, तब तो किसी अन्य चीज की जरूरत ही ना पड़े। सारे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आप इतने बेहतर आदमी नहीं हैं कि सब कुछ आबाद गति से चलने दें। जब हम लोग पढ़ेंगे, अब तो फंडामेंटल राइट शुरू ही होना चाहते हैं, तो लाकियन थ्योरी पर फंडामेंटल राइट शुरू होंगे। तो लाक की अवधारणा ये कि प्रारंभिक काल में मनुष्य बड़ा सुखी था, बड़ा प्रसन्न था, तो फिर राज्य की जरूरत कहां पड़ गई। लेकिन प्रसन्नता, यह सुख, ये मनुष्य को हासिल जरूर था, लेकिन लगातार उसके अंदर चिंता विद्यमान थी कि ये सुख और संपन्नता स्थायी होगी भी या नहीं। क्योंकि कल भी हमने कहा था कि जैसे ही आप सुख की अपेक्षा करते हो वैसे ही एक गड़बड़ ये पैदा होती है कि आप दुनिया को ये बताते हो कि आप दुखी हो। और चलो इस सूचना की उपेक्षा ये भी कर दी जाए, लेकिन एक दूसरी गड़बड़ पैदा होती है, वो ये कि आपको लगता है कि अमुक वस्तु से हम सुख प्राप्त कर लेंगे, तो उसे प्राप्त करने के लिए उद्यम और प्रयास ये प्रारंभ होता है। और वो प्रयास दो ही नियतियों को प्राप्त कर सकता है, उसकी कोई तीसरी नियति हो नहीं सकती। या तो सफल होगा और या असफल होगा। और अगर असफल हुआ तब तो आपके अवसाद और मानसिक संताप का कोई ठिकाना ही नहीं है। और इनके सफल भी हो गया तो फिर एक तीसरी चिंता शुरू होती है कि सफलता को स्थायी कैसे रखा जाए। और चलिए सफलता स्थायी भी बनी रहे तो एक पांचवी बात शुरू होती है कि कुछ दिनों में वो सफलता छोटी और बेकार लगती और आप एक नई मंजिल की तलाश में निकल जाते हैं। आपको पता लगता है कि अब तक जिसमें सुख माना था वहां तक तो सुख था ही नहीं। सुख तो वहां तक पहुंचने भर में था, केवल जब तक वहां पहुंचे नहीं थे तब तक लग रहा था कि सुख और प्रसन्नता है, जबकि है नहीं। हालांकि लाख इतनी दूर तक नहीं सोचता है, लाख तो यहीं रुक जाता है। लाख कहता है कि मनुष्य इनिशियल स्टेज पर बड़ा सुखी और प्रसन्न था और उसके मन में यह इच्छा थी कि ये सुख और प्रसन्नता लगातार बनी रहे। ये रहेगी, लाख बिल्कुल ठीक अनुभव कर रहा है। ये लाख के विरोधियों ने प्रश्न भी उठाए हैं कि जब सब सुखी और प्रसन्न थे तो किसी के द्वारा किसी की प्रसन्नता नष्ट होगी इसकी तो संभावना ही नहीं थी।
जब सब सुखी और प्रसन्न है, क्योंकि तुम किसी की प्रसन्नता में हस्तक्षेप करते हो तो क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप उसकी प्रसन्नता में हस्तक्षेप करके कुछ ऐसा हासिल कर लेंगे जो आपको प्रसन्नता देगा, इसलिए तो करते हैं। खामोखा कोई किसी की प्रसन्नता में हस्तक्षेप क्यों करेगा? तो जो लाभ के विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा होगा ही क्यों, जब सभी सुखी और प्रसन्न हैं तो फिर सुख और प्रसन्नता के लिए कोई खतरा ये होगा कहां से? और जब होगा ही नहीं तो लाभ कहता है कि सुख और प्रसन्नता जो सबको उपलब्ध थी उसकी रक्षा के लिए राज्य जन्मा। तो उसके विरोधी कहते हैं कि ये तो बात ही गलत हो गई, जब किसी को किसी की सुख और प्रसन्नता से कोई खतरा ही नहीं है तो फिर आखिर ऐसा होगा क्यों? किसी को अपनी सुख और प्रसन्नता की रक्षा के लिए किसी उपकरण की जरूरत कहां होगी, और राज्य की कोई संभावना है ही नहीं, इसलिए लाभ की थ्योरी गलत है। लेकिन बातें इतनी आसान नहीं है। हमें लगता है लाभ के विरोधियों ने हम लोगों को नहीं देखा होगा। हम लोग ट्रेन में बैठकर यूं ही, हमें कोई लाभ नहीं है, ट्रेन की सीट से कोई कांटा निकलकर हमें चुभ भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी सीट फाड़ रहे, ठीक है ना? उससे ऐसा नहीं हो रहा कि कोई कांटा निकला हो और हमें चुभ रहा हो, लेकिन नहीं, सीट फाड़ रहे। ऐसा नहीं हो रहा कि पेड़ हमें हवा दे रहा, इन्हें कांटे दे रहा, इनके लाठी मार रहा, लेकिन फिर भी निकले और ऐसे करके उसकी पत्ती नोच ली। ऐसा नहीं हो रहा कि किताब रखी है और उसमें तो कोई सांप निकल कर हमें काट रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी किताब के पन्ने पलट रहे हैं और यूं पलट रहे हैं कि किताब फट रही है आदत में है। तो संभवतः लाभ के विरोधियों ने हम लोगों को नहीं देखा होगा, इसलिए उन्हें लगा होगा कि राज्य की जरूरत उस दशा में नहीं हो सकती जब सभी सुखी और प्रसन्न हो। ठीक है, भारतीय चिंतन ने इस बात को अनुभव किया, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा कि बंदो बहुरे खलगन सत भाई जे बिन काज दाहिने भाई, उनका कोई मतलब नहीं है, उनको कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन काम हो रहा, बस उसमें कुछ ना कुछ विघ्न डालना स्वभाव है, इसलिए डालेंगे। तो जिस समय ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि व्यापार वाणिज्य और समागम, ठीक है, अमंग द स्टेट, ये एब्सोल्युटली फ्री होगा, उस समय ऑस्ट्रेलियन चेतना ये देखना भूल गई कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो एब्सोल्युटली फ्री रहने ही नहीं देंगे, भले ही चीज उन्हीं के फायदे के लिए हो। अरे भाई, कम्युनिटी सेंटर बना, आपके फायदे के लिए है, बच्चे का जन्मदिन होगा, बारात आएगी, वहां रुकेंगे आप, लेकिन नहीं, कम्युनिटी सेंटर में जाएंगे, उसके प्लास्टर उखाड़ेंगे, कुछ नहीं होगा तो मुंह में पान मसाला भर के थूकी देंगे। कम से कम इतना तो योगदान वहां की सफाई की व्यवस्था में करके आएंगे ही, ठीक है, जबकि आप ही के उपयोग के लिए है और आपसे लगभग निःशुल्क, आपको लगभग बिना किसी पैसे के आपको दिया जा रहा है, लगभग कह रहा हूं, क्योंकि जो लिया जा रहा है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन चेतना ये देखना भूल गई कि नहीं है, इतना कहने से काम नहीं चल सकता, मानव जाति इतनी भली नहीं है, इसलिए उन विचारों ने लिख दिया एब्सोल्युटली फ्री। उसके परिणाम तत्काल उनके सामने आए, और जब तत्काल उनके सामने आए तो फिर उन्होंने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से उसके अपवाद इनको निर्मित किया।
ये स्थिति हमारे सामने थी, ठीक है, और हमारा दिमाग वैसे भी इन चीजों को पहले से अनुभव करता रहा है, क्योंकि संविधान बनने से बहुत पहले गोस्वामी तुलसीदास हो चुके थे और उन्होंने लिखा कि बंदो बहुरी खलगन सती भाई। इसलिए हमारे चिंतन को इस प्रकार के लोगों की उपलब्धता और ऐसे लोगों की उपस्थिति की सूचना ये रही है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो एक तो सूचना हमारे पास पहले से ही है और फिर कार्य रूप में उसे ऑस्ट्रेलिया में देख लिया। तो फिर यह माना गया कि 301 इसके एक्सेप्शंस भी बनाए गए, क्योंकि अबाध ठीक है, रेगुलेटरी एंड कंपनसेटरी मेजर्स वहां हो जाएंगे, लेकिन इसके अन्य अपवाद भी बनाना जरूरी है। तो 302 बनाई का लोकहित में संसद व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर कोई भी निर्बंधन अधिरोपित कर सकती है, क्योंकि पता है आप जंगली काट डालोगे व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के नाम पर, ठीक है। और यह भी पता है कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर दूसरे राज्यों की व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये खतरे में पड़ने वाली, क्योंकि बाढ़ आएगी। तो 302 जैसे एक्सेप्शन बनाए गए जिन पर हम लोगों ने बात की। फिर यह भी समझ में आया कि आप इसका दुरुपयोग यह कर सकते हो, तो 303 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में कुछ प्रतिबंध सावधानी के साथ लगाए। 303 सबसेक्शन 1 में कहा कि राज्य, और वहां राज्य नहीं कहा बल्कि कहा केंद्रीय विधायिका और राज्यों के विधानमंडल। इसका मतलब 303 सबसेक्शन 1 सब पर लागू हो जाएगा। और उनका 303 सबसेक्शन 1 में राज्य, इनके विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल स्वयं को उपलब्ध जो शक्ति है व्यापार वाणिज्य और समागम के संबंध में तीनों सूचियों में, उनके आधार पर किसी प्रकार का ऐसा विनियमन, ऐसा इनेक्टमेंट नहीं करेंगे जिसके आधार पर एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान मिलता, ये नहीं करेंगे। लेकिन लगा कि इतना एब्सोल्यूट प्रतिबंध लगा देने में इससे दिक्कत हो सकती है, तो फिर 303 सबसेक्शन 2 लाए और उसमें कहा संसद न कि राज्य, क्योंकि राज्यों पर भरोसा करना खतरनाक है। इसलिए नहीं कि राज्य के लोग देशभक्त कम होते हैं, ऐसी बात नहीं, बल्कि होता यह है कि आप में एक बड़ी विशेषता पाई जाती है, और वो विशेषता क्या है कि आप अपने आगे कुछ नहीं देख पाते। आपको अगर लगता है कि हम जिससे शत्रुता मानते हैं वो आगे बढ़ जाएगा किसी काम को करने के से, और वो काम जरूरी है होना सोसाइटी की रक्षा के लिए, तो आपके मन में यही बात रहती है कि भगवान ये काम हो ना, भले ही वो काम बहुत जरूरी है मानवता की रक्षा के लिए, लेकिन आपको क्या लगेगा ये काम बस अभी ना हो, इसके किए ना हो, क्योंकि इसके किए हुआ तो इसे प्रतिष्ठा मिलेगी। यही स्थिति आजकल आपको दिखाई दे रही। ऐसा कोई नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान पराजित न कर पाए, ऐसा एक भी आदमी नहीं चाहता। लेकिन जो आप विभिन्न पोस्टें और विभिन्न चर्चा देखते हैं उसमें बस बात इतनी है कि पराजित तो हो लेकिन इस काल में ना हो, क्योंकि इस काल में हुआ तो प्रतिष्ठा मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगा। बस सिर्फ इतनी सी बात है और कोई बात ही नहीं है। ऐसा एक भी आदमी नहीं जो ये ना चाहता हो कि नहीं इस बार तो सबक सिखाई देना चाहिए, ठीक है, लेकिन बस इतनी सी ही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं।
तो है क्या कि आप अपने आगे कुछ भी देख पाने में असमर्थ होते हैं। और ये अनुभव कर लेना चाहिए, बड़ा कड़वे सत्य हैं, इनको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार समझाने के लिए बोलना मजबूरी है। ये बोले नहीं जा सकते, इतने कड़वे हैं ये सत्य, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और हम कह रहे हैं इसलिए सच नहीं। आप अपने दिलों पर हाथ रख लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो 101% सच है। क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव से कह रहे हैं ना, हमको देवता तो नहीं, हमें भी पता होता है कि हमें हमारे मन में क्या इच्छा पैदा हो रही, और चूंकि हम सब एक ही चेतना हमें व्याप्त हो रही, तो जो हम सोचते हैं वही आप सोचते हैं उन परिस्थितियों में। बस अनुभव की बात है। तो राज्यों को नहीं दिया हक, और जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप महत्वपूर्ण जगह बैठेंगे, तो आप भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आज उन स्थानों पर बैठे लोग कर रहे हैं, आप भी वही करेंगे। तब आपका विजन बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जिम्मेदारी रखो, आदमी खुद सुधर जाएगा। ये जो बात कही जाती वो इसीलिए कि आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपका विजन ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, उसे करने की जरूरत नहीं है। तो 303 सबसेक्शन 2 राज्य को हक नहीं देता, केवल हक देता है किसे? केंद्र को, क्योंकि उनका विजन बड़ा होगा कि अगर भारत के किसी भाग में वस्तुओं की उपलब्धता, ठीक है, इसको सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अगर कोई व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अधिरोपित करना जरूरी है तो वो किया जा सकता है। ये हक किसको मिला? 303 सबसेक्शन 2 में पार्लियामेंट को। इसका मतलब यह हुआ कि आप 302 से देखना शुरू करें तो 301 में जो कुछ कहा गया उसे और प्रभावी बनाने के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब एक्सेप्शंस के रूप में इस अध्याय में फ्रेमवर्क ने रखा है। इसीलिए इन सारे प्रोविजंस को व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के संबंध में एक कोड, एक संहिता इस रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है 304। टोटली अगर लोकल इंटरेस्ट को, अगर व्यक्ति के हित कहें या व्यक्ति का स्वार्थ कहें, चाहे जो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, वो इग्नोर कर दिया जाएगा तो व्यक्ति कार्य में रुचि नहीं लेगा। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं। ये आपकी वृत्ति है और ये खराब नहीं है, कतई खराब नहीं है। बस दिक्कत ये है कि आप अपना भला जिन कामों के माध्यम से होना संभव मानते हैं, उन कामों के माध्यम से आपका भला हो नहीं सकता। यह बात आपको पता नहीं है, इतनी सी बात है, ठीक है। जो महापुरुष कहे हैं आपने, वो किसका भला कर रहे थे? अपना, ठीक है। लेकिन उन्हें यह पता था कि उनका भला कैसे होगा, इसलिए उन्होंने जो कुछ किया उससे उनका भला तो हुआ ही, आपका भी हो गया। जैसे पेड़ तुम्हें ऑक्सीजन देने के लिए जिंदा नहीं है, पेड़ दुनिया में इसलिए नहीं पैदा हुआ कि तुम्हें ऑक्सीजन दे, वो तो अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है, ऑक्सीजन तुम्हें मिल रही है, ठीक है ना। पेड़ ये जानता है कि हमारा भला किससे होगा, वो अपना भोजन बना रहा है, उससे ऑक्सीजन तुम्हें मिल रही, तुम्हें ऑक्सीजन देने के लिए नहीं जिंदा है वो। तो जो महापुरुष हैं उन्हें ये मालूम है कि वो क्या काम करें जिससे उनका भला हो। आपको ये मालूम नहीं है कि आप क्या काम करो जिससे आपका भला हो।
इसलिए अपने भले के लिए आप भी काम करते हो, अपने भले के लिए वो भी काम करते हैं, लेकिन उनके किए उनका भी भला होता है और समाज का भी होता है। तुम्हारे किए तुम्हारा भी बुरा होता है और समाज का भी बुरा होता है। बस इतना सा फर्क है, इतना सा अंतर है। अन्यथा तुम में और महापुरुषों में कोई फर्क नहीं है। वो भी अपने भले के लिए काम करते हैं और आप भी अपने ही भले के लिए काम करते हैं, और इसे स्वार्थ ही कहा जाएगा। तो स्वार्थ कोई खराब बात नहीं है, स्वार्थी होना कोई खराब बात नहीं, लेकिन बस इतना जान लेना जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को साधने के लिए जो कर रहे हो, क्या वो वाकई वो है जिससे आपका स्वार्थ सध जाए। पेड़ जिंदा रहने के लिए खाना बनाता है, भोजन बनाता है, तो पेड़ को यह पता है कि उसके जिंदा रहने के लिए भोजन बनना जरूरी है, इसलिए बनाता है। उससे तुम्हें भी लाभ हो जाता है। इस दुनिया में अगर आप अपने स्वार्थ को पहचान कर सही अर्थों में उसकी साधना करने के लिए जो कुछ जरूरी है वो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरों का भला होगा। वो करने की जरूरत नहीं है। परोपकार स्वार्थ का डेरिवेटिव है। परोपकार अपने आप होगा, बस आप सिर्फ खुद पर उपकार करें, लेकिन सही अर्थों में खुद पर उपकार करें। जैसे पेड़ खुद पर उपकार कर रहा है वैसे करें, ठीक है। आप वैसा नहीं कर रहे हैं इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो आप लोकल इंटरेस्ट इसे टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने टोटली इग्नोर कर दिया लोकल इंटरेस्ट को तो फिर बात बनेगी नहीं, बात बिगड़ जाएगी। इसलिए टोटल इग्नोर नहीं किया। आप देखेंगे 301 अब तो वो कंपल्सरी टैक्स के आधार पर राज्यों के कानूनों को भी उन्होंने उचित ठहरा दिया टैक्सेशन से संबंधित, और ये कहा कि चूंकि आबाद रखने के लिए सड़क का मेंटेनेंस जरूरी है, ट्रैफिक का मेंटेनेंस जरूरी है, सिग्नल जरूरी है, मार्केट प्लेस जरूरी है, मंडी जरूरी है, ठीक है, ये सब जरूरी है और इन सबको करने में पैसा लगेगा। और राज्य अगर इन सबको वसूलने के लिए कोई टैक्स लगा रहा है तो वो कंपल्सरी इन नेचर है और वो आबाद रखने की ही प्रक्रिया है। इतना राज्य वैसा कर सकेगा। इसके अलावा भी है, सिर्फ कंपल्सरी से काम नहीं चलेगा। आपको सिर्फ हम उतना खाना दें जितने से आप जिंदा बने रखो, इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मानव के रूप में आपकी उपयोगिता सिर्फ इतनी नहीं है। अच्छा, जीकर क्या करोगे भाई? ऐसा कौन सा काम तुम करोगे जिसके लिए जीना जरूरी है? अगर कुछ काम करो तो जीना जरूरी है, और अगर कुछ करना ही नहीं तो फिर काहे जीना? अननेसेसरी बूढ़े होकर मरो, ऐसे जल्दी मर जाओ, क्या दिक्कत? जवानी मर जाओ, बुढ़ापे के दुख क्यों झेलो? कोई आवश्यक झेलना? तो मानव के तौर पर आप जिंदा रहें, यह लक्ष्य नहीं हो सकता। आप अपना विकास मानवता के उच्चतम बिंदु तक कर सकें, यही लक्ष्य हो सकता है। और इसके लिए जरूरी जो ऊर्जा है वो क्या मिलनी चाहिए? जीवन के लिए जो कुछ जरूरी उससे कुछ ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवन के लिए जितनी जरूरी ऊर्जा है अगर सिर्फ उतनी दी गई तो जिंदा ही बने रहोगे, आगे क्या करोगे? ठीक है ना। इसलिए हम इस सिद्धांत से सहमत नहीं है कि बैलेंस कैलोरीज की डाइट लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? बैलेंस कैलोरीज की डाइट तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पढ़ने के लिए तो एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए, घूमने के लिए तो एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए। तो हम इस विचार से कतई सहमत नहीं, लेकिन हम डॉक्टर थोड़े हैं ना, हम अधिकृत रूप से वो बात कह सकते हैं। लेकिन हमें अपने में यह लगता है कि ये बेवकूफी की बात है। हाँ, आपको लेटना है तो बैलेंस कैलोरी लो, क्योंकि जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं तो फिर क्या उतनी लो, नहीं तो भैंसे हो जाओगे, चल भी नहीं पाओगे।
ठीक है, तो वहां वो बात ठीक है, बाकी ये बात ठीक नहीं। तो अगर सिर्फ कंपल्सरी टैक्स रहा है, सिर्फ कंपल्सरी, तो राज्य का विकास कैसे होगा? राज्य के हमने फेडरल प्रिंसिपल काहे के लिए अपनाया था? विकास हो, और विकास में हर तरीके। अब आपकी समस्या सबसे बड़ी दिक्कतें यही है, आपने शब्दों को बड़ी सीमित अर्थों में समझ रखा है। लाभ आपके लिए मॉनेटरी लाभ है, अगर पैसों में लाभ नहीं हो रहा तो तुम्हें लगता ही नहीं लाभ हुआ। ठीक है, तो जबकि चीजें इससे बड़ी हैं। विकास का मतलब विकास होता है, विकास का मतलब शैक्षिक, आध्यात्मिक, हर प्रकार की उन्नति, बौद्धिक। मालूम पड़ा, पैसे बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन हो लक्ष्मी वाहन यानी उल्लू, आता तुम्हें कुछ भी नहीं। ठीक है, तो थ्री इडियट में वो यही तो कहता है कि हमारे पिताजी, वो जो दिखाता है वो यही कहता है कि हम यहां के सबसे बड़े आदमी हैं, लेकिन है अंगूठा टेक। हमारे पीठ घुमाते ही लोग कहते हैं अंगूठा टेक है। इसलिए हमने अपने लड़के को इंजीनियर बनाने का फैसला किया। ठीक है, तो विकास का मतलब यही नहीं हो सकता पैसे, लेकिन आपकी समस्या यही है, आपने सब कुछ बड़ा सीमित समझ रखा है। नौकरी यही आपके लिए रोजगार है, जबकि रोजगार का इससे बहुत बड़ा अर्थ है। आपके लिए नौकरी ही रोजगार है, क्योंकि आपने जीवन का लक्ष्य नौकर बन जाना स्थापित किया। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो राज्य, हमने जो फेडरल प्रिंसिपल अपनाया था वो काय के लिए? नागरिकों का विकास। हाँ, विकास में पैसा एक आवश्यकता है, इसलिए हमें राज्यों को, अगर हमने सिर्फ कंपल्सरी टैक्स लगाने की अनुमति दी 301 में, तब तो मामले बिगड़ जाएगा। तो जो लोकल इंटरेस्ट है उसे ऑल टुगेदर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए 304A क्या कहा उसने, देखें अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद। ठीक है, हिंदी में गलत लिखा है, आप अंग्रेजी पढ़ें। इम्पोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज एनी टैक्स टू विच सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन दैट स्टेट आर subject so however as not to discriminate between goods are so imported and goods so manufactured are produced and तो आगे 304B के लिए लिखा है। और उनका 301 या 303 में किसी बात के होते हुए, इसका मतलब 304A पूरी तरह लोकल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए बना हुआ आर्टिकल है। लोकल इंटरेस्ट को सेव करना, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट आदमी कुछ नहीं करता, वो चाहे व्यक्ति समूह हो और चाहे व्यक्ति हो। तो वो ये कह रहे हैं, और एक चीज और खूब समझ ले, 304A का संबंध सिर्फ टैक्सेशन से है, सिर्फ टैक्सेशन, और किसी चीज से नहीं है। उसने ये नहीं कहा व्यापार वाणिज्य और समागम के संबंध में हर प्रकार का विनियमन कर सकेंगे। ध्यान केवल इतना रखना पड़ेगा कि उससे अन्य राज्यों या संघ शासित प्रदेशों से आयात किए गए माल से कोई विभेद ना हो, ये नहीं कहा उसने। वो तो सीधे सीधे फिस्कल मीजर की बात की है, सीधे सीधे टैक्स की बात की है। यानी 304A का संबंध सिर्फ और सिर्फ टैक्स से है, बाकी किसी चीज से नहीं। और यहीं पर किसी भी टीचर की भूमिका होती, वो आपका ध्यान वहां पर दिलवाता है, वो आपके ध्यान को आकृष्ट करता है उन बिंदुओं पर जहां पर सेक्शन
कुछ कह रहा है, और जब तक आपको वो चीजें नहीं दिखती तब तक एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से अलग नहीं दिखता। अलग अलग बातें हैं, बिल्कुल अलग अलग। 303 में पार्लियामेंट को जो ताकत मिली वस्तुओं की उपलब्धता इसको सुनिश्चित करने के लिए, अदरवाइज 303 सबसेक्शन 1 का रिस्ट्रिक्शन है, कुछ नहीं कर सकते आप। 301 में जो कानून बनाने की सुविधा मिली कायदे आबाद बनाए रखने के लिए, 302 में पार्लियामेंट को सुविधा मिली बट केवल इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इफ एनी लेजिस्लेशन इज नीडेड यू कैन इनेक्ट दैट। तो 304A राज्य को फैसिलिटी देता है टैक्सेशन की और कहता है आप कोई ऐसा टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए उन्हें टैक्स लगाने की अनुमति देंगे, केवल कंपल्सरी टैक्स वो लगा सकते हैं। तो इट में बी ए बेनिफिशियल स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फेडरलिज्म इन द कंट्री। ठीक है ना, ये बात ठीक है कि संघात्मक चरित्र संविधान का बनाए रखने के लिए कंपल्सरी टैक्स एक उपयोगी फार्मूला हो सकता है कि तब राज्य व्यापार वाणिज्य और समागम जिसको सुनिश्चित करना प्रथमता, द्वितीयता राज्यों का भी है लेकिन प्रथमता जो केंद्र का दायित्व है उसको सुनिश्चित करने में सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। विदाउट दैट दे कैन नॉट डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसलिए कंपल्सरी जरूरी है, बट केवल कंपल्सरी अगर आप रखेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि फिर विकास कहां से होगा? विकास संबंधी जो जरूरतें हैं राज्यों की वो कैसे पूरी होंगी? इसलिए दे कैन इम्पोज एनी टैक्स। ठीक है, क्योंकि जो व्यापारी है वही टैक्स देने की कैपेसिटी में ज्यादा होता है, बाकी लोग उतना टैक्स देने की कैपेसिटी में नहीं होते। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए 304A में कहा कि ठीक है राज्य कोई भी टैक्स लगा सकेंगे किंतु इस प्रकार नहीं कि जो आयात किया गया माल है अन्य राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो राज्य में विनिर्मित और उत्पादित माल है इसके बीच कोई विभेद पैदा होने लगे। इसका मतलब रेट ऑफ टैक्सेशन की बात नहीं की है। जो उद्देश्य है वो क्या है? विभेद पैदा ना हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप टैक्स इसलिए लगा रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन आप करना चाहते हो, उन्हें इस ढंग से हतोत्साहित करना चाहते हो कि वे ना आए, और अपने आप की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हो कि आपके इंडस्ट्रियलिस्ट प्रमोट हो। ये स्थिति अगर पैदा हो रही है, आपके टैक्सेशन का उद्देश्य ये है, तो 304A बार्ड करता है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन इट इज नॉट, ठीक है, द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, हां परिणामिक और आनुषंगिक तौर से क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन अलग बात है, डिस्क्रिमिनेशन अलग बात है, दोनों बातें अलग है। डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, भिन्न व्यवहार, ये डिसअलाउड नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन, विभेद, ये डिसअलाउड है। ठीक है, और ये बात शुरुआत में कोर्ट अनुभव नहीं करेगा, और क्योंकि शुरुआत में कोई भी बात अनुभव नहीं हो पाती है, जब चर्चा होती है लगातार किसी इश्यू पर, तब सारे एस्पेक्ट खुलकर आते हैं। घरों में विभेद नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन होता है। आपसे कहा जाता है तुम तो बड़े हो गए, वो तो छोटा है, उसे दे दो। ठीक है, वो अपने हिस्से का जो कुछ था वो ले चुका। घरों में भी हिस्सा तो बंटता ही है, वो जो अपने हिस्से का था ले चुका। हम संपत्ति की बात नहीं कर रहे, हम खाने पीने की चीजों की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बड़े से अपेक्षा की जाती है कि तुम बड़े हो, छोड़ दो, उसके लिए क्या है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन नॉट डिस्क्रिमिनेशन।
डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। विभेद अलग बात है। मां बाप को कोई बच्चा बहुत प्यारा होता है, तो क्या बाकी के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? नो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है। एवरी डिफरेंशिएशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए वो नहीं मना है। आप देखें, फिर पढ़ लें एक बार। कहता है अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा, इनेबलिंग सेक्शन है ना। कहता कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है। कर, रेट ऑफ टैक्स की बात नहीं की उसने ये नहीं कहा कि उसी दर से, दर की बात नहीं की, उसने कहा वैसा ही टैक्स लगा सकता है जैसा उस राज्य में विनिर्मित और उत्पादित माल पर लगता है। ये बात भी कीमती है, अभी इस पर भी बात होगी। इसका मतलब यह भी निकल आया कि अगर आपके राज्य में किसी माल का उत्पादन होता ही नहीं और वो माल दूसरे राज्य से आपके यहां लाया गया, तो यू कैन नॉट इंपोज एनी टैक्स, तो आप उस कमोडिटी पर कोई टैक्स नहीं लगा सकते। जैसे केरल में तंबाकू नहीं होती, उड़ीसा में विदेशी शराब नहीं बनती, ठीक है। तो अगर केरल में तंबाकू ले जाई जाएगी तो केरल तंबाकू की प्रोसेसिंग पर, मैन्युफैक्चरिंग पर या टोबैको गुड्स, इसके उत्पादन पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता 304A के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि 304A में कहता है कि राज्य को वही कर लगाने की इजाजत है जो उस राज्य में उत्पादित और विनिर्मित वैसे ही माल पर लगता है। तो आपके पहले वो माल का उत्पादन तो हो, तभी तो लगाओगे, और वैसा ही टैक्स लगा सकता है। यानी अगर सेल टैक्स आप ले रहे तो आप वहां भी ले सकते हैं, जो ले रहे थे आप ले सकते हैं। रेट ऑफ टैक्स सेम होगा, ये नहीं कहा। रेट ऑफ टैक्स के बारे में आगे क्या कहा आपने? विवेक करती, यह किया जाना प्राधिकृत करती है यदि ऐसी विधि, सॉरी, ये माल पर लगता है किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद हो। ना, शब्द गलत लिख गया इसमें, विभेद हो, ऐसे नहीं लगा सकते आप। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ये नहीं कहा है। और इस बात को कोर्ट अनुभव करेगा। तो दो बातें निकल आई 304A में, बल्कि तीन बातें। पहली बात तो ये, स्टेट में इंपोज द टैक्स ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, जबकि वो कंपल्सरी नहीं है। क्योंकि कंपल्सरी तब तो 301 की वहीं आ गया, आगे की बात ही नहीं है। स्टेट में इंपोज द टैक्स विच इज नॉट कंपल्सरी और रेगुलेटरी इन नेचर, ठीक है। आफ्टर दैट दे कैन इंपोज द टैक्स, ठीक है ना। क्योंकि 304A जिन शब्दों में उल्लिखित है, 303 या 302 में किसी बात के होते हुए, 302 नहीं कहा, 301, मीनिंग देयर बाय दे कैन इंपोज द टैक्स। जो जरूरी है वो दो बातें, एक, जिस ट्रेडिंग और कॉमर्शियल एक्टिविटी को आप टैक्स के दायरे में लाना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी या कॉमर्शियल एक्टिविटी जिस कमोडिटी की बाबत चल रही है, उस कमोडिटी की बाबत आपके यहां भी वो ट्रेडिंग और कमर्शियल एक्टिविटी चलती हो तभी, अन्यथा नहीं। आपके यहां भी वो माल विनिर्मित और उत्पादित होता हो तो आप दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से आयात होकर आए कमोडिटीज को टैक्स के दायरे में ला सकते हो, ठीक है ना। और आपको यह समझना होगा कि आप टैक्स के दायरे में इस प्रकार नहीं लाओगे कि दोनों के बीच विभेद हो। यानी अपने यहां पर इतना कम टैक्स, कम नहीं, इतना कम टैक्स लगाओ और दूसरे पर इतना ज्यादा लगा दो कि वो विभेद नजर आए।
थोड़ा बहुत अंतर नहीं हो सकता ये नहीं लिखा है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, बट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। इतनी सी बात। और ये सब बातें जहां से केस लॉ की शुरुआत होगी वहीं पर नहीं आ जाएंगी, जहां पर केस लॉ का अंत होगा वहां पर आएंगी सारी बातें, ठीक है ना। तो 304A में 3 बातें निकल कर आई, और 304A और 304B है क्यों? ताकि लोकल इंटरेस्ट इसे भी सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए तो उन्होंने कहा सबसे पहले इस मामले में मद्रास इसकी बात करेंगे, बल्कि मध्य प्रदेश उसका भी एक मुकदमा आप क्या दिया है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उन्होंने बाहर से आने वाली तंबाकू इसी पर टैक्स लगाया। चैलेंज हो गया, और अब जब चैलेंज हो गया तो या तो आप ये तय करो कि ये रेगुलेटरी एंड कंपल्सरी नेचर है, तब तो 301 में आ गया, बात खत्म। और या फिर आप ये तय करो कि 304A में है, क्योंकि 302 पार्लियामेंट के लिए और 303 में कुछ भी लिखा है उससे 304A प्रभावित नहीं होता। 304A स्वयं में स्वयंभू सेक्शन है, ठीक है। तो आपका 304A में या तो आए या 301 में आए। 301 में था नहीं, कोर्ट ने एग्जामिन किया और उसे 301 में नहीं पाया कि ये रेगुलेटरी इन नेचर या कंपल्सरी इन नेचर नहीं है। तो अब या तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या 304A में आए या 304B में आए, क्योंकि राज्य को सुविधा 304A में या 304B में है। तो 304B अलग ढंग की बात करता है, इसलिए उसकी भी बात नहीं। तो क्या कहता है आगे देखेंगे। उन्होंने 304A इसका परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 304A लागू हो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि राज्य में वो माल उत्पादित होता हो जिस माल पर आपने टैक्स लगाया है। क्योंकि क्या कहा उन्होंने कहा अपने राज्य में वैसा ही माल उत्पादित और विनिर्मित होता है तब आप बाहर से आने वाले माल पर टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट पार्ट 304A का है वो इनेबलिंग है, और जो सेकंड पार्ट 304A का है वो प्रोहिबिटरी इन नेचर है, ठीक है ना। तो इनेबलिंग सेक्शन से आपको सामर्थ्य मिलेगी, और जो प्रोहिबिटरी नेचर है वो आपकी शक्ति को प्रतिबंधित कर देगा। तो इनेबलिंग सेक्शन की ताकत आपको मिले, इसके लिए जरूरी है सबसे पहले आपके स्टेट में, आपके राज्य में उस माल का उत्पादन होना चाहिए। और यही नहीं है, आपके यहां तंबाकू पैदा नहीं होती। जब आपके यहां तंबाकू पैदा ही नहीं होती तो अगर बाहर से आई है तो हाउ यू कैन टैक्स, ठीक है, हाउ यू कैन इंपोज द टैक्स, बिकॉज यू हैव नो कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी सशर्त है आपके यहां भी वो माल मैन्युफैक्चर होता हो या प्रोड्यूस होता हो, कुछ तो हो, कुछ ही नहीं। दैट इज वाई अल्ट्रा वायरस शक्ति परस्तात है, नहीं कर सकते आप। तो एक बात क्लियर हो गई कि राज्य में माल का उत्पादन होता है तभी बाहर से इंपोर्ट होकर आए तो आप कर सकते हैं टैक्सेशन, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब दूसरा उदाहरण लें, आप कर सकते हैं अगर आपके यहां उत्पादित होता है और बाहर से भी आ रहा तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं कि दोनों मालों के बीच कोई विभेद उत्पन्न हो। आयात होकर बाहर से भी आ रहा है, दूसरे स्टेट से और दूसरी यूनियन टेरिटरी से, वहां से भी माल इंपोर्ट होकर आ रहा और आपके यहां बन भी रहा, ठीक है, वैसा ही माल। तो आप दोनों पर टैक्स लगा सकते हैं, किंतु इस प्रकार नहीं कि उनके बीच कोई विभेद हो। अब क्या किया मद्रास में, चमड़े के कपड़े, जो जैकेट्स बनती हैं, बैग बनता है, ये सारी चीजें
तो इसके लिए जब रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, यानी चमड़ा, तो उसमें तो बदबू आती है, तो बहुत खराब लगता है देखने में, और बड़ा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि उसका व्यापार सब नहीं करते, ठीक है, सब करते ही नहीं, निश्चित लोग हैं वही उसका व्यापार करते हैं। मुसलमानों में भी सब नहीं करते, निश्चित लोग हैं वही करते हैं, बाकी कोई नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल अगर किसी ने नाइबरिंग स्टेट से खरीदा है या नाइबरिंग यूनियन टेरिटरी से खरीदा है, यानी वो खाल जिससे बनेगा, तो जो रॉ मटेरियल है उस पर टैक्स लगाया, ठीक है ना। अगर किसी ने रॉ मटेरियल इनके यहां से खरीदा, ठीक है, और इनके यहां से रॉ मटेरियल खरीदकर इन्हीं के यहां उसको उसका प्रोसेशन करके, उसको प्रोसेस करके, ठीक है, कपड़े बनाए, उस पर जो भी प्रक्रियाएं संचालित करनी है उनके संचालन के उपरांत उन्हें अंतिम स्वरूप इनके स्टेट में ही दिया, इन्हीं क्या से रॉ मटेरियल खरीदा, इन्हीं क्या फाइनल उसके कपड़े या उसकी जो भी वस्तु बनानी है वो बनाई, उस पर इन्होंने टैक्स कम कर दिया, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल इनके यहां खरीदा, ठीक है, और इन्हीं के यहां फाइनल वस्तु बनाई, उस पर टैक्स कम कर दिया, और टैक्स कम करने का जो तरीका अपनाया, तो तरीका क्या था, इन्होंने तब टैक्स लगाया काहे पर, रॉ मटेरियल पर। सेल टैक्स की सूरत में, टैक्स की सूरत क्या थी, सेल टैक्स की, और सेल टैक्स काहे पर लगेगा, जो ठीक है आपका पर बिकने वाला, ठीक है, आपका जो विक्रय मूल्य है उस पर लगेगा। तो रॉ मटेरियल जब खरीदा जाएगा तो जो विक्रय मूल्य होगा वो बहुत कम होगा, भाई खाल कितने रुपए की होगी, बहुत कम पैसे की होगी। तो अपने यहां तो इन्होंने, ठीक है, टैक्स का प्रारूप क्या था, सेल टैक्स, और टैक्सेशन का तरीका क्या था कि अपने यहां अगर इनके यहां कोई लोकली वो खरीदेगा रॉ मटेरियल और वही फाइनल प्रारूप देगा, तो ये सेल टैक्स काहे पर लगाएंगे, रॉ मटेरियल। और बाहर से आपने रॉ मटेरियल खरीदा और इनके स्टेट में फाइनल उसे डिजाइन किया, फाइनल उसका जो स्वरूप था वो इनके स्टेट में लाए, तो इन्होंने जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आया उस पर सेल टैक्स लगाया। अब जैकेट उसकी कीमत तो 5,000 हो जाएगी, और जब उस पर सेल टैक्स लगा दोगे, ठीक है, तो उसकी कीमत और बूस्ट हो जाएगी, तो इनके यहां का माल बिकेगा और अन्य स्टेट्स का नहीं बिकेगा। इसे क्या बोलते हैं, कलरेबल लेजिस्लेशन। ये क्या है, कलरेबल लेजिस्लेशन। व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू आर डूइंग दैट इनडायरेक्टली, ठीक है। इसी को छद्म विधायन कहा जाता है, कि छद्म विधायन का उदाहरण है। स्टैट्यूट अपने में देखने में कुछ खराब नहीं लग रहा है, लेकिन जब उसके प्रभाव का आकलन किया जाए तो वो कलरेबल लेजिस्लेशन साबित होता है, और पता यह लगता है कि द इनेक्टिंग लेजिस्लेचर हैज नो कैपेसिटी टू इनेक्ट दैट। इस पर मसला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गलत, नहीं कर सकते आप, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें तर्क दिया गया कि 304A में यह कहा है कि 304A कहता है आयात किए गए माल पर, आयात शब्द आया है, इसका मतलब यह हुआ कि जब स्टेट में घुस रहा है माल, जिस समय सीमा से इंटर हो रहा है, उस समय अगर हम इस प्रकार के टैक्स लगा रहे हैं जो विभेद उत्पन्न करते हैं तो मना है। एक बार स्टेट में आ गया, ठीक है, एक बार राज्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया, वहां हमने टैक्स की दरें समान रखी है कि हमारे यहां जो माल उत्पादित हो रहा उस पर जितना टैक्स लग रहा उतना ही हमने वहां लगाया। जब वो माल इंटर होकर हमारे यहां आया तब हमने बाउंड्री पर उतना ही टैक्स लगाया, बस 304A संतुष्ट हो गया। अब नहीं, अब इसके बाद नहीं, इसके बाद 304A की कोई भूमिका ही नहीं है,
और आपको मालूम है कि जहां मैन्युफैक्चरर जो होता है वो फर्स्ट सेल किसे करता है? C&F एजेंट को। फर्स्ट सेल वहां होती है, ठीक है ना, और फिर C&F जो है वो सेकंड सेल करता है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को। वहां से थर्ड सेल होगी, वो आएगा किसके पास? रिटेलर के पास। फिर फोर्थ सेल आकर कंज्यूमर पर होगी, ठीक है। तो अगर एंट्री वहां पर आपने सामान रखा और आगे घटा बढ़ा दिया तो भी व्यापार वाणिज्य और समागम प्रभावित हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं है, एंट्री नहीं। आप ये नहीं कहते आयात किए गए माल पर, इसका अर्थ ये नहीं ले सकते आप कि टैक्स की दरें समान केवल एंट्री पॉइंट पर रखनी है, राज्य में प्रवेश के बिंदु पर समान होना चाहिए टैक्स की दरें। ये इसका आशय नहीं है। इसका आशय यही है कि आपके राज्य में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितनी बार बिके टैक्स की दरें इस प्रकार असमान नहीं होनी चाहिए। ये अभी नहीं कहा है क्योंकि आगे डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, लेकिन हम बोले दे रहे हैं कि इस प्रकार असमान नहीं होनी चाहिए कि वो विभेद पैदा करे, ये नहीं होता। आगे फिर एक मामला आया, उसमें यही खालों का मसला है। एक राज्य ने क्या किया, खाल जो इनके यहां खरीदी जाएगी और उसकी जैकेट वगैरह बनाई जाएंगी, तो रॉ मटेरियल पर 3% टैक्स लगाया, सेल टैक्स के प्रारूप में, ठीक है। 3% का सेल टैक्स देना है रॉ मटेरियल पर, और जो फाइनल उसका बनकर आएगा, इनके यहां से अगर रॉ मटेरियल खरीदा गया तो उस पर कोई टैक्स नहीं। और बाहर से जो रॉ मटेरियल आएगा, बाहर से जो खाने लाएंगे और इनके यहां बनाएंगे, तो जो बनकर फाइनल आएगा उस पर 1.5% टैक्स लेंगे हम, ठीक है ना। वहां रॉ मटेरियल पर 3%, फाइनल पर कोई टैक्स नहीं। यहां शुरुआत में रॉ मटेरियल पर कोई टैक्स नहीं, फाइनल पर 1.5%। यह बात कही गई है कि विभेद है, क्योंकि फाइनल प्रोसेसिंग के बाद ज्यादा होगा सेल टैक्स, क्योंकि कीमत पर लगेगा, और वहां रॉ मटेरियल पर लग रहा है, इसके 3% भले ही सही, लेकिन बस यहीं पर वो बात आ गई। कोर्ट ने कहा हर डिफरेंशिएशन को विभेद नहीं मान सकते। यहां इतना कम डिफरेंशिएशन है कि इसे विभेद नहीं माना जा सकता। और यहां जो विभेद की बात की है वो इसलिए की है कि विभेद न हो ताकि व्यापार वाणिज्य और समागम प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। उनका ये ठीक है कि व्यापार वाणिज्य और समागम एक्सेस टैक्सेशन से प्रभावित होता है, लेकिन व्यापार वाणिज्य और समागम को प्रभावित करने के लिए एक्सेस टैक्सेशन ये एकमात्र कारण नहीं है, और ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम बाजार में जाते हैं और कई बार हमारे जो मित्र लोग हैं, आप उन्हें देखेंगे, हम उनसे कहते ना सस्ता चाहिए ही नहीं, सस्ता नहीं चाहिए, क्योंकि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। जहां महंगा मिलता हो वहां चलो, और जहां बार्गेन होता हो वहां कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां हम कितना ठगेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। जहां एक रेट है वहां चलो, जहां वो 1 रुपया कम न करता हो, वहां वो 20% ले रहा होगा, हमें मालूम है 20 ही तो ले रहा है, और जहां बार्गेन हो रहा वहां तो हो सकता 20 रुपए की चीज हमें 500 की बताई जाए, हम कितना कम कर देंगे, तो कई % हम मुनाफा हम देंगे, ये कुछ तय नहीं। और इस पर भी निर्भर करेगा, सस्ता बेच रहे हो लेकिन खबूचड़ों जैसी बात कर रहे हो, बात करने में तुम्हें तमीज ही नहीं है, तो नहीं आएंगे आपके यहां। महंगा बेच रहा है, गुणवत्ता युक्त है, बोलता अच्छा है, 4 सुविधाएं देता है, सफाई बहुत रखता है, भाई विस्तार में काहे के पैसे, सुविधाओं के है ना, ठीक है। तो सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि केवल व्यापार वाणिज्य और समागम कीमत से प्रभावित हो जाता है, यह बात नहीं मानी जा सकती। और यहां तो डिफरेंशिएशन है, विभेद नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इतना विभेद नहीं है कि हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दें, नहीं किया, मना कर दिया। तीसरा मुकदमा इंडिया सीमेंट।
इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया सीमेंट पे क्या हुआ, एक बार आंध्र प्रदेश में सरप्लस सीमेंट ये पैदा हो गया। अब जब सीमेंट अधिक हो गया तो कीमत गिर जाएगी, और कीमत गिरेगी तो हो सकता है जो प्रोडक्शन कास्ट है वही ना निकले, और अगर प्रोडक्शन कास्ट से नीचे कीमत आ गई तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने कहा हमारे यहां जो माल उत्पादित होता है उस पर अगर बल्क में सीमेंट कोई खरीदेगा तो हम 4% का सेल टैक्स देंगे, तो कीमत ऑटोमेटिकली नीचे आ गई, ठीक है ना। हम 4% का लेंगे लेकिन बिकता वो उसी कीमत पर रहा, ठीक है ना। 15% वो टोटल टैक्स लगाते थे, 15% उनका कंज्यूमर से 15% चार्ज होगा, ठीक है, लेकिन हम 4% लेंगे। अगर कोई बल्क में हमारे यहां उत्पादित सीमेंट को खरीदेगा, जो हमारे यहां ही उत्पादित हुआ वो लेगा और बल्क में लेगा, बहुत बड़े ठेकेदार लोग लेते हैं, बार लाखों बोरी एक साथ ले लेते हैं, उन्हें पुल बनाना है तो वो तो लेंगे ही उतना। तो उन्होंने कहा हम लेंगे 4%, चार्ज 15% होगा, और इस तरह 9-10% बच जाएगा, व्यापारी को उसका प्रोडक्शन कास्ट निकल आएगी और इंडस्ट्री चलती रहेगी। इसलिए और बाकी जो बाहर से आएगा उस पर हम 15% लेंगे, ठीक है। गुजरात के एक व्यापारी ने इसको चैलेंज कर दिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, जैसा माल इनके राज्य में उत्पादित हो रहा और जैसा बाहर से आया तो करा रहा, उसके बीच ये विभेद है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है ना। ये भेद नहीं है, विभेद है। विभेद यानी विशिष्ट प्रकार का भेद, ठीक है, और भेद मतलब भेद। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है ये बात, विभेद है, ठीक है। सॉरी, कोर्ट ने ये नहीं कहा विभेद है या भेद, कोर्ट ने इस पर बात ही नहीं की। कोर्ट ने कहा विभेद या भेद की बात ही नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है जिसे विभेद करने या भेद करने का हक है वो है विधायन। ये किसने कर दिया, कार्यपालिका। कानून बनाकर टैक्स लगता है ना, नोटिफिकेशन किसका है, गवर्नमेंट का। तो आगे की प्रक्रिया ही नहीं, आगे की बात ही नहीं, विभेद है या भेद है इसका मतलब नहीं। द अथॉरिटी हु हैज एक्सरसाइज दैट पावर, दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी डजंट हैज दैट पावर, ठीक है ही नहीं, ताकत ही नहीं है। तो यहां से एक बात क्लियर, आगे हो सकता है वहां विधायिका ही ने वो कानून बना दिया हो और फिर सही माना गया हो, क्योंकि आगे क्या हुआ पर्टिकुलर मुकदमे, ये हमारे इंटरेस्ट का विषय एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये हमारे इंटरेस्ट का विषय नहीं है। हमारे इंटरेस्ट का विषय ये है क्या, कौन कैसे कर सकता है, ये है हमारे इंटरेस्ट का विषय। गवर्नमेंट नहीं कर सकती, विधायन, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है ना। और फिर आगे ऐसे बहुत सारे मुकदमे दिए हैं, आपके उदाहरणों की बहुलता से कोई लाभ नहीं। जब भी ये पाएगा गवर्नमेंट ने लगाया, क्वेश्चन किया, जब भी ये पाया डिफरेंशिएशन है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं किया। जब ये पाया डिस्क्रिमिनेशन है, क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। और टैक्स यही लगाने की सुविधा दी गई है, बाकी कुछ नहीं। 304A में आगे लेटेस्ट केस लॉ इस पर आ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, क्योंकि ये कहा अपने यहां उत्पादित जो माल है उस पर वैसे ही टैक्स लगाएंगे जैसा बाहर से आया तो करा रहा है। टैक्स लगाएंगे यानी लगा सकते हैं, लगाएंगे ये कोई मैंडेटरी तो होता ही नहीं, लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं कि विभेद हो। हुआ ये कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, उनमें इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए वो विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज अपने यहां इंडस्ट्री लगाने पर देते हैं। ये नया ट्रेंड शुरू हुआ जब से अन्य गवर्नमेंट्स आनी शुरू हुई, और जबकि गवर्नमेंट्स को पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्हें लगता ही नहीं था, उन्हें लगता था देश हमारा गुलाम है,
हम इस पर्टिकुलर खानदान में पैदा हुए, हम तो सम्राट हैं, इस देश की जनता को शासित इसी भाव के साथ तुमने देश का बंटवारा स्वीकार किया, जैसे उनकी ये रियासत हो, उनकी ये रियाया हो। ठीक है, उनकी बात करते हैं हमारे चेहरे पर तनाव आने लगता है, बहुत मतलब इन लोगों से, इस पार्टी से बड़ा क्रोध आता है। तो इन्होंने तो यही किया, लेकिन जब से ये लगना शुरू हुआ है कि नहीं हमारी वो नहीं है, जिसे कहें बपौती, वो नहीं है, हमें भी थ्रो आउट किया जा सकता है, तब से गवर्नमेंट्स में एक बात आई है कि वो अपने यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती हैं और विभिन्न प्रकार की छूटें देती हैं। उत्तर प्रदेश में भी दी गई। उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर टाइम में, यानी महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, इस पर्टिकुलर टाइम में अगर हमारे यहां कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो हम उसे 2 साल तक कम रेट पर, 2 साल हमने एक उदाहरण दिया, मतलब ईंधन की सुविधा है, हम उसे 2 साल तक फ्री बिजली देंगे या कम रेट पर बिजली देंगे, और जो बाहर से, ठीक है, उत्पादित माल वो लाएगा हमारे यहां, उसे हम कोई, ठीक है, सुविधा नहीं देंगे, ठीक है, फ्री बिजली देंगे या टैक्स जो लगाते हैं वो कम कर देंगे, ठीक है, टैक्स आप समझ लो, टैक्स हम कम कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जो बाहर से आएगा उस पर हम उतना ही टैक्स लेंगे। इसको चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है स्थायी तौर पर डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत छोटे समय के लिए दी गई एक सुविधा है, ये डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रही है, बट नॉट डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन तो तब होता जब ये कहते कि हमेशा ऐसा ही होगा। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वो अपनाया जा रहा गवर्नमेंट्स का प्रयास है, और डिफरेंशिएशन नहीं मना है। आप इस प्रकार टैक्स नहीं इंपोज करेंगे जो विभेद पैदा हो, विभेद की बात नहीं, इसलिए ये विभेद को क्रिएट नहीं करता। तो जो मॉडर्न केस लॉ आया है, वो मॉडर्न केस लॉ इस फेवर में है कि आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंस नहीं कर सकते। और इस तरह 304A की जो मारक क्षमता थी उसे घटाया गया है, किंतु वो घटाना उचित है और उसे उस प्रकार घटाया जाना भी चाहिए। और घटाने के लिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का सहारा, न्यायिक निर्वचन का सहारा लिया गया है। तो 304A ये हुआ। हम सोचते हैं 304B और बाकी बस, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, इसे कल रखें, क्योंकि अगर घंटे भर से ऊपर जाता है तो फिर ठीक भी नहीं रहता। अच्छा, और अब अगले ही उससे अगर हम लोग फंडामेंटल राइट शुरू करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नई बात होगी, नई सारी चीजें होंगी। तो कल ही बात करेंगे, देखेंगे।